हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझने के पहले हमें बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी जो खिलाफत मूवमेंट के लिए प्रिकर्सर का काम करती थी और उसी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जो है एक तरीके से आगे बढ़ा। तो हम जानते हैं कि 1909 में एक तरीके से पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक तरीके से पास हो गया था और उसमें हम जानते हैं कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी और उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में भी बात किया गया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है 4 साल से 5 साल तक चलता है। उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1914 में और ख़त्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में। तो ब्रिटेन जो था एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल था और उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरीके से तुर्की भी शामिल था और जर्मनी भी शामिल था। तुर्की और जर्मनी एक साथ थे, ग्रेट ब्रिटेन इन लोगों के साथ नहीं था, ग्रेट ब्रिटेन अलग था। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हो रहा था और जब तक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसी समय हम देखते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट की एक स्थापना की जाती है, होम रूल मूवमेंट की। और इस होम रूल मूवमेंट की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये सब व्यवस्थाएं जब की जाती हैं तो उसके बाद जब ये होम रूल लीग मूवमेंट की अपनी सफलता की एकदम बुलंदियों पे पहुंचता है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक तरीके से सिविलाइज्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से नेशनलिज्म का टेस्ट पता चलता है और सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक तरीके से कैरेट ऑन एंड स्टिक पॉलिसी की बात की जाती है। उसमें कैरेट के रूप में ये प्रस्ताव लाया जाता है कि कैरेट के रूप में हम आपको पॉलिटिकल कंसेशन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन देंगे, और उसमें स्टिक के रूप में रॉलेट एक्ट लाया जाता है। रॉलेट एक्ट को एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। तो ब्रिटेन के द्वारा ये कहा जाता है कि हर ब्रांचेज में जो है वो एक तरीके से इंडियन का एसोसिएशन होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, चाहे लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, चाहे जुडिशरी हो। हर ब्रांच में एक तरीके से इंडियन का एक तरीके से पार्टिसिपेशन होगा। और एक तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि गवर्नमेंट को एक तरीके से जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इसी के साथ जो है एक तरीके से एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है, वो भी लाया गया था। उसमें एक तरीके से कहा गया था कि किसी को संदेह के आधार पे 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा और उसमें एक तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो मेन मकसद इसका ये था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस रिट कहते हैं, वो उसको ये एक्ट सस्पेंड कर दिया था कि मतलब अब हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो लागू नहीं होगा। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आदमी गलत कर रहा है और उसके ऊपर थोड़ा सा संदेह भी हो जाता था तो गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से एक तरीके से अरेस्ट कर लेती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट पास हो जाने के बाद उसमें हम देखते हैं कि सारे जो पंजाब में एक तरीके से पंजाब रांग शुरू होता है। पंजाब रांग शुरू हो जाने के बाद जो है हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे रीजन ये है कि एक तरीके से पंजाब में मार्शल लॉ लगा होता है। मार्शल लॉ लगा होने के बावजूद जो है वहाँ पे पिछलू के अरेस्ट के विरोध में वहाँ पे एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है और उसी के चक्कर में जो है जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी जाती हैं। तो एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के समीप आने से। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की की हार हो जाती है और तुर्की में जो खलीफा का पोस्ट होता है उसको ग्रेट ब्रिटेन एक तरीके से खत्म कर देता है। तुर्की को एक तरीके से बाल्कनाइज कर दिया जाता है, तुर्की को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। उसमें ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कहा जाता है कि अब कोई खलीफा की पोस्ट नहीं होगी। तो इंडियन मुसलमान ये चाहते थे कि खलीफा की पोस्ट एक तरीके से बनी रहे और तुर्की को पूरा डिजॉल्व ना किया जाए, तुर्की को एक तरीके से अनडिजॉल्व भी रखा जाए। तो ये चाहते थे। इसी के संदर्भ में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक तरीके से सोचा कि ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा है, कंड्यूसिव है ये इस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है ये 1919 में और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है और
हिंदू मुस्लिम यूनिटी होने की वजह से ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी लॉन्चिंग हो जाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है और ये पूरे एक तरीके से ऑल इंडिया मूवमेंट की तरह होता है। इस मूवमेंट में हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया हर तरफ से एक तरीके से प्रभावित होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि एक तरीके से अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सफल हो जाता है तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा हम लोगों को। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 साल में स्वराज नहीं मिल पाता है और उसमें हम जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और इसी संदर्भ में हम ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि कैसे कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा। तो उसमें हम जानते हैं कि ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा में पुलिस ने लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी और लोगों ने एक तरीके से पुलिस स्टेशन में घुस के आग लगा दी। तो एक तरीके से ये रिवॉल्यूशन जो था, ये मूवमेंट जो था वो तरीके से वायलेंट हो गया और वायलेंट मूवमेंट होने की वजह से जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो फरवरी 1922 में एक तरीके से गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे लोगों की एक तरीके से गिरफ्तारी भी की जाती है। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जाता है, CR दास को गिरफ्तार किया जाता है। इस मूवमेंट में मेजॉरिटी क्या होता है, इस मूवमेंट में ये पता चलता है कि कहा जाता है कि जो स्टूडेंट होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ देंगे, जो सर्विस मैन होंगे वो सर्विस करना छोड़ देंगे, जो एडवोकेट होंगे वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे और जो भी गवर्नमेंट एवरी ब्रांच की गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच में कोई भी पर्सन होगा जो एम्प्लॉयड होगा वो एक तरीके से छोड़ देगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल होता अगर इसका चौरी चौरा कांड आया होता। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।